नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि इस चैनल पर आपको बैक स्टूडेंट के लिए विज्ञान और गणित की क्लासेस लगातार चलाई जा रही हैं। गणित की 6 क्लासेस हो चुकी हैं। विज्ञान की आज यह रोमेश सर के द्वारा तीसरी क्लास है, संजीवनी क्लास। पेपर में यही प्रश्न आएंगे, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र से आपको पढ़ाया जा रहा है। हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यह सभी क्लासेस आपके लिए अति महत्वपूर्ण है परीक्षा में सफल होने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने हर एक बैक प्रशिक्षु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर आपको सारी तैयारी कराई जाएगी। यदि आप विज्ञान और गणित की सारी क्लासेस देख लेंगे तो यह मेरा अकेले का वादा है कि आप परीक्षा में 100% सफल होंगे। अब आज आप रोमेश सर के साथ क्लास का एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में स्वागत करता हूं। अभी तक आपने बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़े होंगे, अतिलव क्वेश्चन पढ़े होंगे। आज मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं उनके लिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनकी परीक्षा में आने 100% प्रबल संभावना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं और आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो देखते हैं, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जितना भी, सबसे पहले तो क्या होता है, आप भोजन को ग्रहण करते हैं, पहले मुख में ग्रहण करते हैं, फिर उसको चबाते हैं अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मुख नलिका से होते हुए हमारे पेट में पहुंचता। पेट में जितने भी यंत्र हैं, जितने लीवर है या जो कुछ भी है, वो अपना काम करता है। उसमें से जितना भी मटेरियल है, जितने भी अम्ल हैं, क्षार हैं, सब स्रावित होकर के भोजन को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से पचा देते हैं। उससे जितना भी पौष्टिक होता है वो अपने उपयोग वाला निकाल लेते हैं। तो उसके फलस्वरूप जितना भी मटेरियल बचता है उसे ही शरीर से बाहर निकाला जाता है और उसे निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। वे अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ऐसे अंग जो इन क्रियाओं में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो याद समझ में आ गया होगा। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप, उपापचय का मतलब होता है जितना भी आपने भोजन को पचाने के बाद जितना भी मटेरियल बचता है उसे शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक। अब मानव में एक जोड़ी वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। वृक्क के साथ मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग आदि सम्मिलित रूप से उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करते हैं। आदि कई सारे अंग होते हैं जो उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने कहा था कि मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें मेन अभी आपने क्या बताया, एक जोड़ी वृक्क, उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। उसके बारे में आपको जानना होगा, थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे। इतने सारे उत्सर्जी अंग हैं, सबके बारे में नहीं लिख सकते क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। उतना लिखिए जितना इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादा मटेरियल लिखने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं वृक्क क्या होता है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। कितने जोड़े होती हैं? एक जोड़ी, जो कशेरुक दंड के इधर उधर स्थित होते हैं। जो कशेरुक दंड होती है उसके एक इधर होता है, एक उधर होता है, इस साइड होता है। आप लोगों ने देखा होगा फिगर में, दाहिना वृक्क जो होता है बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है। दाहिना वृक्क जो होता है वो बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है। ठीक। प्रत्येक वृक्क गुलाबी रंग का, किसके आकार का, सेम के बीज के समान होता है। जो हमने रेड पेन से लिखा है वो चीज़ें आप माइंड में रख लीजिए। कैसा होता है? गुलाबी रंग का, सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और मोटा कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना मोटा होता है? 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक वृक्क का वजन लगभग 160 ग्राम होता है। कितना होता है?
160 ग्राम होता है। वृक्क का बाहरी भाग उत्तल कन्वेक्स तथा आंतरिक भाग अवतल कनकेव होता है। बाहरी भाग क्या होता है? उत्तल होता है। आंतरिक भाग अवतल होता है। अवतल भाग की तरफ एक गड्ढा पाया जाता है जिसे हाइलस कहते हैं। इसके अंदर वृक्क धमनी प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा एवं मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। हाइलस जो होता है इसके अंदर वृक्क धमनियां प्रवेश करती हैं और वृक्क शिरा और मूत्रवाहिनी बाहर निकलती हैं। तो ये वृक्क के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी गई है और इसकी क्रिया जो है वो बहुत लंबी क्रिया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन, उसके बाद अगर आप फिगर बना देंगे वृक्क का, हमने फिगर आपको दिखाया है। ये फिगर अगर आप इतना इजी है कि आप बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिगर आपका आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिगर से आपको क्लियर पता हो जाएगा कि दाहिना वृक्क कहाँ पर होता है, कैसे क्या सिस्टम होता है, सारा चीज़। अगर कोई फिगर में समस्या आ रही हो तो आप ज़रूर बताएं कि क्या समस्या आ रही है। फिगर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना बड़ा मैटर लिखने की ज़रूरत नहीं कि हाँ टाइम निकल जाए, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व भी ना कर पाओ। इसलिए मैटर सॉलिड लिखो, कम लिखो, नंबर तभी अच्छे मिलते हैं। जितना चीज़ मैंने रेड से लिखा है, आप रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे, ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। ब्लैक पेन से जितनी चीज़ें आपको क्लियर पता हो वही आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, जो एग्जामिनर की नज़रों में आ जाएंगे और एग्जामिनर आपको तुरंत पूरे में पूरे मार्क्स दे देगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कोशिका क्या है? पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिकाएं क्या होती हैं, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो कोशिका क्या होती है? मानव शरीर में असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर निर्मित हुआ है। जो हमारा मानव शरीर है वो बहुत छोटी छोटी हजारों सैकड़ों असंख्यों जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे हमारा शरीर बनकर तैयार होता है। आपने देखा होगा छोटी छोटी वेन्स पाई जाती हैं, सिराएं पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं, उनसे क्या होता है? हमारा शरीर मिलकर बना होता है। इन्हीं इकाइयों को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ओके, ये कोशिकाएं जो होती निर्जीव नहीं होती, बल्कि ये शरीर की जीवित इकाइयां हैं। ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं, जनन भी करती हैं। ठीक, अब इसमें अंतर क्या है पादप तथा जंतु कोशिका में? तो पहला अंतर है, जो पादप कोशिका होती है उसके प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोस की बनी कोशिका भित्ति होती है। आपने ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपने हाई स्कूल में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है और इसमें कवक नहीं पाए जाते हैं। और जो जंतु कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति ही नहीं पाई जाती है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट, कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं। जो लवक होते हैं वो क्लोरोफिल युक्त होते हैं। पादप है, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं और पादप मीन्स पौधा होता है, पौधे हरे होते हैं, तो क्लोरोफिल पाया जाएगा। इसमें जो क्लोरोफिल युक्त हरे लवक पाए जाते हैं उन्हें हम हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जो जंतु कोशिका होती है ये ग्रीन तो होते नहीं, इसलिए इसमें लवक ही नहीं पाए जाते हैं। और इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल अनुपस्थित होते नहीं पाए जाते हैं पादप कोशिका में, और इसमें पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो संतुलित आहार का मेन उद्देश्य उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को हमारे शरीर को क्या करता है? प्रदान करता है। किस लिए प्रदान करता है शरीर को? ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। तो हम कह सकते हैं कि वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक या सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है, संतुलित आहार कहते हैं। ऐसा आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता, नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ति करता है, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। क्यों आवश्यक है? क्योंकि क्या होता है, मैंने इतना लिखा है, आप इसको पढ़िएगा, हम उसको समझा भी दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने वीडियो देख लिया तो।
व्यक्ति जो भी भोजन ग्रहण करता है, कोई भी व्यक्ति है वो जो भी भोजन ग्रहण करता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के पश्चात भी आवश्यक नहीं है कि संतुलित हो। जरूरी नहीं कि वो संतुलित ही हो। अगर आप भोजन कर रहे हैं, भोजन सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग भोजन करते हैं संतुलित करते हैं, मतलब उनमें ऐसा भोजन वो व्यक्ति करते हैं कि उसमें सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। पेट तो आपका भर जाएगा, संतुष्ट तो हो जाएंगे, परंतु आपको सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो सेम कंडीशन वही है कि व्यक्ति जो भी भोजन ग्रहण करता है पूर्ण तृप्ति की भावना तो हो जाएगी, परंतु उसमें संतुलित आहार नहीं मिलेगा। यदि आहार में ऊर्जा है तो आवश्यकता सभी तत्व उचित मात्रा में नहीं है तो मतलब क्या उस आहार से। इसलिए संतुलित आहार का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो व्यक्ति भोजन करे, मतलब जो व्यक्ति भोजन कर रहा है उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हों, तभी उसको संतुलित आहार मिल पाएगा। अब क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इस प्रकार का आहार लेने से शरीर को क्रियाशील रखने में तो सहायता होगी। जैसे आप संतुलित आहार क्या, जैसे आप खाना कोई भी खा रहे हैं उसमें आपको पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है सही से, लेकिन आपको संतुष्टि पेट की हो रही, तो आपको क्रियाशील तो आप पर डे रहेंगे, दिन भर चलेंगे, सब कुछ सारा काम करेंगे, बट क्या होगा, आपका शरीर कमजोरी हो जाएगा, आपके शरीर में थकावट का अनुभव करेंगे, निर्माणक और सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका शरीर हष्टपुष्ट नहीं दिखेगा, वृद्धि की कमी हो जाएगी, शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा रोग हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, आदि बीमारियां हो जाएंगी। इससे क्या होगा, अगर आप भोजन कर रहे हैं, आपका पेट से तो संतुष्ट हो रहे हैं, बट उससे आपको कई सारी बीमारियां होती रहेंगी, धीरे धीरे आप जान नहीं पाएंगे। तो संतुलित आहार का मेन उद्देश्य है कि आप ऐसा भोजन लें जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान मिलते हो उसमें। अगर नहीं मिल रहा है संतुलित आहार तब आपको कई सारी बीमारियां हो जाएंगी। इसीलिए संतुलित आहार लेना चाहिए। हमें पता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है संतुलित आहार हमारी बॉडी को। फिर अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, उपयोग बताइए। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? जिस नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न, नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। ओके, वर्तमान में क्या है, विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय क्रिया से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के लिए काम आती है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उपयोग भी पूछा था, तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है बिजली बनाने के लिए। 2009 में दुनिया की बिजली का 15% भाग परमाणु ऊर्जा से प्राप्त हुआ। इसके अलावा परमाणु प्रणोदन का उपयोग करने वाले 150 से अधिक नौसेना पोतों का निर्माण किया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे क्या उपयोग होता है, बिजली बनाने में होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे अच्छे से। कई बार ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इन्हीं क्वेश्चनों से अतिलव क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन भी निकल कर बाहर आते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर गौर करिए। आपको अतिलव क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस आप लघु उत्तरी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए बस। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सभी के साथ करें, जिससे सभी बैक प्रशिक्षु हमारे पास हो जाएं और 3rd सेमेस्टर प्रमोट होकर के 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दें और हम लोगों के साथ एग्ज़ाम में बैठें आने वाले आगामी शिक्षक भर्ती में। आइए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। लवण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? इन्होंने कहा अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। मैंने एनालिसिस किया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम ऐसे ही रिपीट हुआ। इन्होंने अम्लीय लवण का ही उदाहरण पूछा, तो देखते हैं लवण किसे कहते हैं। लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या एक से अधिक धन आयन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है।
क्या है? लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या एक से अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। खाने वाला नमक एक प्रकार का लवण है। जो आप नमक खाते हैं वो एक प्रकार का क्या है? लवण है। लवण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य लवण, दूसरा है अम्लीय लवण, तीसरा है क्षारीय लवण, चौथा है द्विग लवण। तो अम्लीय लवण का उदाहरण क्या है? NaHSO4, NaH2PO4, Na2SO4। कोई आप 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, बस, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। NaHSO4, NaH2PO4, Na2SO4। फिर अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर लिखिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया और 19 में भी पूछा गया था, और आगे आने के भी 100% चांस दिख रहे हैं। अंतर वाले क्वेश्चन आप लोग कोई भी मत छोड़िए। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है उनमें CO2 और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। श्वसन में क्या होता है? इसके अपोजिट होता है। ग्लूकोज में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल तथा CO2 बनती है। दूसरा क्या है? प्रकाश संश्लेषण रचनात्मक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण रचनात्मक क्रिया है, जबकि श्वसन क्या है? एक नाशात्मक क्रिया है। उसमें कई सारे रिएक्शन होते हैं और इसमें क्या होता है? श्वसन होता है हमारी बॉडी में होता है, तो नाशात्मक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में अगला क्या है? प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन बनता है। किसके प्रयोग से? सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन बनता है। आप लोग जानते हैं विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। विकिरण ऊर्जा जो ऊपर से प्राप्त होती है उसको क्या करते हैं? रूपांतरित होकर के रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। और श्वसन में क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। और वही भोजन संचित रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग सजीव क्या करते हैं? विभिन्न कार्यों में करते हैं। श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण से ऊर्जा जो मुक्त होती है उसे क्या करते हैं? भोजन संचित करके रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग सजीव क्या करते हैं? अपने विभिन्न कार्यों में करते हैं। तो हमारे हिसाब से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण श्वसन में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। अभी और सारे क्वेश्चन है, मैं 1-2 क्लास में लगभग आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दूंगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 100% गारंटी के साथ आप लोग पास हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉलेज के जितने भी ग्रुप हैं सभी बैक प्रशिक्षु पहुंचाने का कष्ट जरूर करें, कि जिससे सभी बैक प्रशिक्षु जरूर से ज़रूर पास हों और 3rd सेमेस्टर प्रमोट हो करके 4th सेमेस्टर की परीक्षा दें। पहली बार ये चांस बन रहा है कि आप लोग 3rd सेमेस्टर नहीं देना पड़ रहा आप लोगों को, 4th ही आप लोगों को देना पड़ेगा। बहुत ही आप लोग लकी हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।